सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटी, जो आपका एक वीएसी सब्जेक्ट है। उसके पूरे के पूरे नोट्स आप इस वीडियो को कर लीजिए, आप ये पूरा पढ़ लीजिए। आपको इसके अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो पहला टॉपिक है प्रेम्बल। प्रेम्बल जो है वो इंट्रोडक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बताता है कि क्या पर्पस और किस अंडरलाइंग फिलॉसफी के बेसिस पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। इट स्पेसिफाई द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, ये बता दे कि जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वो क्या है। और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वो लोग हैं, वो पीपल ऑफ इंडिया है। एंड द नेचर ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, और ये भी बताता है कि जो स्टेट या गवर्नेंस है उसका नेचर क्या है, जो इंडिया में स्टैब्लिश हुई है। ये बताता है कि क्या विजन रहा होगा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ये बताता है कि इंडिया एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। सोवरेन का मतलब होता है कि इंडिया जो है वो फ्री है एक्सटर्नल कंट्रोल से, मतलब कोई और अथॉरिटी उस पर रूल नहीं कर रही है। इंडिया अपने खुद के डिसीजन खुद से लेता है, डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी। दूसरा सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि आपको हर तरीके की सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करना है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करके वेल्थ और रिसोर्सेज का। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रिजिड स्टेट कंट्रोल सोशलिज्म हो, बल्कि डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव सोशलिज्म हो, ताकि आप बैलेंस कर पाओ इंडिविजुअल फ्रीडम और पब्लिक वेलफेयर के बीच में। सेकुलर। सेकुलर का मतलब है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा और स्टेट सारे रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देगा और इक्वल तरीके से ट्रीट करेगा। डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब है जो पावर है वो लोगों के हाथ में होती है, वो इलेक्शंस के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं जो उन्हें गवर्न करता है। रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है कि इंडिया का जो हेड है, हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट, वो इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा। वो कोई हेरिडेटरी हेड नहीं है कि मतलब आज राजा है तो कल उसका बेटा राजा बन जाएगा। की आइडल्स ऑफ द प्रेम्बल। प्रेम्बल्स के कुछ की आइडल्स हैं, जैसे कि जस्टिस। जस्टिस तीन तरीके का है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। प्रेम्बल कहता है कि आपको जितनी भी डिस्पैरिटीज़ हैं उनको हटाना है। डिस्पैरिटीज़ मतलब डिफरेंसेस बिटवीन द पीपल्स। सोसाइटी में जितने भी डिफरेंसेस हैं लोगों के बीच में वो हटाने हैं, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी देके। सोशल जस्टिस का मतलब है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है कि आपके सारे रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हों। और पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है कि सबको इक्वल पार्टिसिपेशन मिलेगा डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। लिबर्टी। लिबर्टी किस चीज़ की? थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये कहता है कि हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके और अपने बिलीव्स को प्रैक्टिस कर सके, मतलब जो रिलीजन वो फॉलो करना चाहता है वो करे, जो थॉट्स वो रखना चाहता है वो रखे और अपने आप को एक्सप्रेस भी करे। अगर इंडिया एक ऐसी कंट्री है कि वहाँ पे रूलिंग पार्टी के खिलाफ भी अगर आपको कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं। यही चीज़ शो करती है कि इंडिया में लिबर्टी है। इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब क्या है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी और विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन अ बेस ऑफ कास्ट, कलर, जेंडर, रिलीजन। सबको लीगल, सेम लीगल स्टेटस मिलेगा और सोसाइटल अपॉर्चुनिटीज़ भी इक्वल मिलेंगी। फर्टिनिटी का मतलब होता है कि आप एक भाईचारा की जो स्पिरिट है, भाईचारा का जो भाव है वो लोगों में लेकर आओ। फर्टिनिटी एम्फसाइज ऑन फॉस्टरिंग अ स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। फिर आ जाता है प्रेम्बल। प्रेम्बल देखो कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है। ये आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पे हम कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर पाते हैं। ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। इट इज़ हाईली सिग्निफिकेंट इन अंडरस्टैंडिंग द इंटेंट ऑफ फ्रेमवर्क। ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। जो हमारे फ्रेमवर्क, जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उनकी क्या इंटेंटेंट थी उस चीज़ को समझने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला हेल्ड दैट preamble इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी यूज्ड एज अ गाइड टू अंडरस्टैंड इट्स प्रोविजन। केशव नंदा भारती केस जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है एंड आई सजेस्ट कि आप इस केस को तो ज़रूर याद करके जाइए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसकी हेल्प से हम प्रोविजंस को समझ सकते हैं। ये एक तरीके से गाइड की तरह काम करता है। नॉट इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट। प्रेम्बल जो है वो कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है। इट्स नॉट जस्टिसेबल। इट कैन, इसका मतलब ये है कि आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं कि जी प्रेम्बल का ये काम नहीं हुआ है तो मैंने केस कर दिया। ये नहीं है। इट रिमेन अ मोरल इन कंपास ऑफ गवर्नेंस ऑफ कंट्री। मतलब से एक ये मोरल इन कंपास होता है कि कंट्री को गाइड करने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, बट इसे लीगली इन्फोर्सेबल नहीं किया गया है। दूसरा, इंस्पिरेशनल एंड ट्रांसफॉर्मेशन रूल। प्रेम्बल इंस्पायर गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। इट रिफ्लेक्ट द इंस्पिरेशन ऑफ पीपल टू बिल्ड अ इग्लिटेरियन सोसाइटी रूटेड इन अ जस्टिस, इक्वलिटी, फर्टिनिटी। इसका मतलब ये है कि जो प्रेम्बल है वो
इंस्पायर करता है गवर्नेंस को और पब्लिक पॉलिसी को, मतलब पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस को सोच समझ के बनाया जाता है। तो प्रेम्बल का भी ध्यान में रखा जाता है कि प्रेम्बल की क्या सारी चीज़ें हैं, और इसका एम है कि एक ऐसी सोसाइटी बनाए जहाँ पे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टिनिटी जैसी चीज़ें हों। देन आ जाता है जस्टिस। जस्टिस एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है किसी भी सोसाइटी का, जो इंश्योर करता है फेयरनेस, इक्वलिटी एंड मोरालिटी इन अ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्पेयर। इन सारे स्पेयर्स में फेयरनेस रहे, इक्वलिटी रहे और मोरालिटी रहे। ये सेंट्रल है कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ का। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है कि जो एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ एंड एवरीवन गेट अ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, उसका जो सेंट्रल है वो है जस्टिस। ये कोर आइडिया है प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। और जस्टिस का एम होता है हार्मोनियस सोसाइटी को बनाने का। जस्टिस कई तरह का होता है, जैसे सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस जो है वो प्रमोट करता है इक्वालिटी, और जो इश्यूज हैं जैसे डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, एक्सप्लॉयटेशन, उनके खिलाफ चीज़ें करके, उनको एड्रेस करके ये इक्वलिटी को प्रमोट करता है। इसका एम होता है कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है या डिसएडवांटेजेस ग्रुप हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, उनको अपलिफ्ट करने का एम होता है। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है कि आपकी जो वेल्थ है वो किन्हीं चार हाथों में ना रह के इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट हो और रिसोर्सेज भी सबको मिले, ताकि इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ मतलब कि कोई बहुत अमीर कोई बहुत गरीब, ये चीज़ ख़त्म हो। इसका एम होता है कि जो पॉवर्टी है वो ख़त्म हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबका ठीक हो, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबको मिले। देन आ जाता है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो इंश्योर करता है कि सबको इक्वल पार्टिसिपेशन मिले पॉलिटिकल प्रोसेस में, डिस्क्रिमिनेशन के बगैर। जैसे कि इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, मतलब एवरीवन हैज़ एन वन पर्सन वन वोट। ठीक ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई काला है, गोरा है, किसी का धर्म अलग है तो उसे वोट करने का अधिकार नहीं है। देन आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ जस्टिस। जस्टिस की क्या इंपॉर्टेंट है, ये प्रमोट करता है इक्वालिटी को। जस्टिस जो है कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन उसे हटाता है और इंक्लूसिव सोसाइटी को बनाने की कोशिश करता है। ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करता है। ये गारंटी करता है इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी सबके लिए। और ये इंश्योर करता है जो प्रिंसिपल है फेयरनेस का, रिप्रेजेंटेशन का और अकाउंटेबिलिटी का, जो कि डेमोक्रेसी के मेन पिलर है, उनको अपहेल्ड करता है, मतलब उन्हें बढ़ावा देता है। ये हार्मोनी मेंटेन करता है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ मतलब जो रूल्स हैं वो सबके लिए सेम है, इक्वल है। उनकी हेल्प से कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो सेटल डाउन किया जाता है फेयरली एंड इम्पार्शली। देन एक कॉन्स्टिट्यूशनल गोल को पूरा करता है। जस्टिस जो है वो फाउंडेशन होती है, फाउंडेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स की, जैसे लिबर्टी, फर्टिनिटी, इक्वलिटी की। ये लॉ और मोरालिटी के बीच में एक गैप जो है उसको ब्रिज करता है और इंश्योर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ट्रांसलेट हो टेंजिबल बेनिफिट में, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशंस की प्रोविजन है वो असलियत में अप्लाई भी हो और लोगों के लिए बेनिफिट भी करें। देन है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो गारंटी किए हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने सारे सिटीजन्स के लिए, ताकि सबको डिग्निटी, इक्वालिटी और फ्रीडम मिल सके। ये पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जस्टिशेबल है। जस्टिशेबल का मतलब होता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप डायरेक्ट कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। इट मीन दे आर इन्फोर्स बाय द कोर्ट इफ वायलेटेड। अब की फंडामेंटल राइट है पहला, राइट टू इक्वलिटी, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक है। इसमें कहा गया है कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, मतलब सब लोग इक्वल हैं कानून के सामने और सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी लॉ की। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा रिलीजियस, कास्ट, कलर, जेंडर के बेसिस पे। और अनटचनेबिलिटी, इसके साथ साथ टाइटल्स को अबॉलिश किया जाएगा। देन राइट टू फ्रीडम, ये 19 से 22 तक बताया गया है। इसका मतलब है कि आपको स्पीच एक्सप्रेशन का फ्रीडम है, आप असेंबल हो सकते हो पीसफुली, एसोसिएशन मूवमेंट, आप कहीं भी रह सकते हो भारत में, कोई सा भी प्रोफेशन फॉलो कर सकते हो, इन सारी चीज़ की आपको फ्रीडम है। ये प्रोटेक्ट करता है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को भी अगेंस्ट द आर्बिट्री अरेस्ट, मतलब कोई भी आपको आर्बिट्री एक अरेस्ट नहीं किया जा सकता, डिटेंशन नहीं किया जा सकता, आपकी ये पर्सनल लाइफ को भी प्रोटेक्ट करता है। देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि आर्टिकल 23 एंड 24 में एड्रेस किया है। ये प्रोहिबिट करते हैं किसी भी तरह का ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, फोर्स लेबर, चाइल्ड लेबर, हजार्डस इंडस्ट्री में, इन सारी चीज़ों को मना करता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल 25 टू 28 में है। ये अलाउ करता है कि आप कोई से भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, प्रोपोगेट मतलब फैला सकते हैं। और ये अलाउ करता है कि आप जो है रिलीजियस इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं, मतलब रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के लिए आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, जैसे कि मस्जिद खुला हुआ है, गुरुद्वारा खुला हुआ है, जहाँ पे लोगों को पढ़ाया जाता है अपने धर्म के बारे में, आप वो कर सकते हैं। देन आ जाता है
कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये आर्टिकल 29 और 30 में इसके बारे में दिया हुआ है। इसका एम होता है कि ये प्रोटेक्ट करे माइनॉरिटी को और उनके कल्चर्स को। जो भी रिलीजन इंडिया में माइनॉरिटी में है उनको प्रोटेक्ट करे, और वो लोग अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं। देन आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है, ये आर्टिकल 32 में बताया गया है। ये प्रोवाइड करता है पावर कि आप डायरेक्टली, अगर आपका कोई भी राइट वॉयलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए। और वो वेरिएट्स रिट्स ऑफर कर सकते हैं, जैसे कि हिबिसस कॉर्पस, मेमेंडम, प्रोहिबिशन, सिटोरिटिन एंड इक्वा वारंटो। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की हेल्प से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का इन्फोर्समेंट हुआ है। आपके टॉपिक में है नहीं तो मैंने ज़्यादा बताया नहीं, बट आप इसे लिख के आ सकते हैं ताकि आप अपने आंसर को और इन्हांस कर सकें। देन आ जाता है आर फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिफाइबल, एक्सप्लेन रीजन फॉर नॉट जस्टिशिएबल। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो पार्ट 4A आर्टिकल 51A में एक्सप्लेन की गई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, बट वो जस्टिशिएबल नहीं है। मतलब आप उनके लिए कोर्ट के पास नहीं जा सकते कि आपकी ड्यूटी इन्फोर्सेबल नहीं है। ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड की गई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सुरन सिंह कमेटी। वाई फंडामेंटल ड्यूटी आर नॉट जस्टिफिशेबल। अब यहाँ पे रीजन दिए हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी जस्टिफिशेबल क्यों नहीं है। पहला, नेचर ऑफ ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज का नेचर जो है वो मॉरल एथिकल गाइडलाइन है, ये कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है ताकि सिटीजन्स को इंस्पायर कर सके कि वो एक्ट करे रिस्पॉन्सिबली और कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज को अपहोल्ड करे, बट उनको इम्पोज नहीं करा गया है, ज़बरदस्ती नहीं है उनके साथ भी, वॉलेंटियर नेचर। ये ड्यूटी का एम था कि लोगों के अंदर एक वॉलेंटरली ये चीज़ आए कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करे, वो सारी ड्यूटीज़ को फॉलो करे, इंस्टेड ऑफ कि उन्हें लीगली इन्फोर्स किया जाए। सो इट इज़ वॉलेंटरली नेचर, अवॉइड लीगल ओवरआर्चिंग। इन्फोर्समेंट ऑफ सच ड्यूटी माइट लीड टू एक्सेसिव इंटरफेरेंस बाय स्टेट इन अ पर्सनल लाइफ। अगर ये ड्यूटी को इन्फोर्सेबल कर दिया जाएगा तो ये ऐसा शो करेगा कि एक इंडिविजुअल की लाइफ में जो कोर्ट है, जो स्टेट है, वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है। जैसे कि कंप्लाइंग रेस्पेक्ट फॉर नेशनल सिंबल और एडहेरेंस टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कुड रेज अ प्रैक्टिकल चैलेंज एंड लीड टू मिसयूज। अब अगर हम ऐसे कहें कि नेशनल सिंबल की किसी ने रिस्पेक्ट नहीं करी, इस चीज़ को इन्फोर्सेबल बना दे, तो ऐसा भी हो सकता है कि कल के दिन को कोई किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगा दे। अब इस चीज़ को प्रूव करना इट्स लाइक सो कॉम्प्लिकेटेड। सो ओवर रेचिंग को रिड्यूस करने के लिए, अवॉइड करने के लिए। दूसरा, अब्सेंस ऑफ डिटेल प्रोविजन। अब फंडामेंटल ड्यूटी का कोई भी ब्रॉडली जस्टिफिकेशन नहीं दे रखा है कि क्या क्या करना है, तो इसलिए कोई डिटेल प्रोविजन थी नहीं, इसलिए भी इन्हें जस्टिशेबल नहीं किया गया। दूसरा, रोल ऑफ अवेयरनेस ओवर पेनल्टी। इसका एम था ड्यूटी का सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करना सिटीजन्स के बीच में, ना कि उन्हें पैनलाइज करना, तो इसलिए भी इस चीज़ को जस्टिशेबल नहीं किया। लास्ट रीजन इज जुडिशियल ओवरबर्डनिंग। अब क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी अगर जस्टिशेबल होती तो कोर्ट के पास और ज़्यादा केस आ जाते, और कोर्ट, आपको पता है कि इंडियन कोर्ट के पास बहुत सारे केस पेंडिंग रहते हैं, कोर्ट ऑलरेडी इतना ओवरलोडेड है। अगर ये चीज़ जस्टिशेबल होती तो और ज़्यादा दिक्कत आ सकती थी, तो इसलिए भी जस्टिशेबल नहीं किया गया। डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ एंशिएंट नोशन ऑफ राइटनेस इन अ वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमें बताना है कि क्या रिलीवेंशन है एंशियन नोशन का, राइटनेस का, इन अ वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो द एंशियन इंडियन नोशन ऑफ राइटनेस इज धर्मा। जो एंशियन का इंडियन नोशन ऑफ राइटनेस है उसे धर्म कहते हैं। होल्ड अ सिग्निफिकेंट रिलीवेंस इन अ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसका बहुत ज़रूरी रोल है कॉन्स्टिट्यूशन में। धर्म रिप्रेजेंट करता है मोरल एथिकल फ्रेमवर्क को जो मेंटेन करे ऑर्डर, जस्टिस और सोशल हार्मनी। और ये कॉन्सेप्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू के जस्टिस, इक्वलिटी एंड रूल ऑफ लॉ से बहुत ज़्यादा मैच करते हैं। अब क्या क्या रिलेवेंसी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हम एक एक चीज़ देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट में ये दिखाया गया है कि जस्टिस जो है वो एक अच्छी सोसाइटी का फाउंडेशन है, और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है, जो कि प्रिम्बल में लिखा हुआ है, और इसके साथ साथ फंडामेंटल राइट्स में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जो कि पार्ट 4 में डिस्क्राइब किया है उसमें भी लिखा हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो धर्म से डराइव हुआ है, वो इंडिया के ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का मेन सेंट्रल है। देन आता है रूल ऑफ लॉ। धर्म कहता है कि हर चीज़ में आपको रूल ऑफ लॉ, मतलब जो रूल्स बने हुए हैं उनको एडहेयर करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, और सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए। ये सेम चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में लिखी गई है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। इसका मतलब ये है कि सारे लोग जो हैं वो कानून के सामने समान हैं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई कोई ऐसा नहीं कि ये ज़्यादा प्रीफरेंस दिया जाएगा या इसको कम प्रीफरेंस दिया जाएगा। देन प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल राइट। एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन कहता है कि
एक राजा का धर्म होता है कि वो डिग्निटी रखे इंडिविजुअल की और उसके राइट का ध्यान रखे, जैसे कि कुटल्य अर्थशास्त्र में और मन्यूस्क्रिप्ट में भी ये चीज़ कही गई है कि ये रूलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सिटीजन को प्रोटेक्ट करे। और सेम चीज़ हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 to 15 में भी ये चीज़ की गई है कि हम सेफ गार्ड करें इंडिविजुअल फ्रीडम को, जैसे राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड प्रोटेक्शन फॉर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, वेलफेयर ऑफ द पीपल। धर्म में ये लिखा हुआ है कि रूलर की ड्यूटी है कि वो लोगों का वेलफेयर करे। राजधर्म क्या कहता है कि आपको वेलफेयर ऑफ पीपल प्रमोट करना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें भी ये चीज़ लिखी गई है कि हमें लोगों के लिए काम करना है, इकोनॉमिक वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर करना है और इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है। देन आ जाता है यूनिटी एंड फर्टिनिटी। एंशियंट इंडियन फिलॉसफी ने कहा है कि सोसाइटल हार्मनी और कलेक्टिव वेलबींग पे फोकस करना है। सेम चीज़ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि हमें फर्टिनिटी पे फोकस करना है, मतलब एक भाईचारे की भावना लोगों में जगानी है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, धर्म कहता है कि हमें नेचर और इकोलॉजिकल बैलेंस बना के चलना है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 48A एंड आर्टिकल 51AG कहता है कि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है और उसे इम्प्रूव करना है, जो कि सेम चीज़ है। देन मोरल फाउंडेशन एंड गवर्नेंस, एंशियंट टेक्स्ट जैसे कि महाभारत या रामायण, उन्होंने कहा है कि एथिकल गवर्नेंस होनी चाहिए और रूलर जो है वो अकाउंटेबल होना चाहिए, मतलब वो जवाबदेही होना चाहिए। अगर कुछ चीज़ें हैं तो उससे लोग पूछ सके कि आपने ऐसा क्यों किया, कुछ गलत किया, कुछ सही किया, उससे जवाब ले सके। सेम चीज़ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है, चेक एंड बैलेंस है, जुडिशियल रिव्यू है एंड प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी है कि आप जाके पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से कि आपने ये चीज़ क्यों की। चेक एंड बैलेंस है ताकि तीनों आपके जो ऑर्गन हैं एक दूसरे का ध्यान रख सके, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा पावर में रहे कोई कम। और जुडिशियल रिव्यू की जुडिशरी को अगर कहीं पे भी लग रहा है कि कोई लॉ ऐसा है जो लोगों के खिलाफ है, तो वो उस लॉ को खुद से एक बार रिव्यू कर सकता है कि क्या ये सही है या नहीं। सो व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल 14, 19 एंड 21 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 14, 19, 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट में आता है, जो कि पार्ट 3 में डिफाइन किया गया है। ये बताता है कि इंडिविजुअल के फ्रीडम को कैसे सेफगार्ड करना है, कैसे जस्टिस रखना है और इक्वालिटी को प्रमोट करने के बारे में। हम पढ़ते हैं आर्टिकल 14 के बारे में। तो आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, मतलब सारे लोग जो हैं वो इक्वल हैं बिफोर द लॉ। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन अ टेरिटरी, मतलब हर लोग जो हैं वो इक्वल हैं लॉ के सामने और सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी लॉ की। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ बताता है, मतलब ये इन शॉर्ट दैट ऑल इंडिविजुअल आर ट्रीटेड इक्वली इररिस्पेक्ट ऑफ द सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। दूसरा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इट मीन्स दैट लॉ मस्ट अप्लाई इक्वली टू ऑल द पीपल, सब पे सामान्य रूप से अप्लाई किया जाएगा। दूसरा, जुडिशियल रिव्यू, ये कोर्ट को पावर देता है कि वो उस लॉ को रिव्यू कर सके जो उसे लग रहा है कि वो किसी भी इक्वलिटी का या फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन कर रहा है। देन आता है स्ट्रेंथन सोशल जस्टिस, ये एक सेफ गार्ड की तरह एक्ट करता है अगेंस्ट द आर्बिट्री एंड अनजस्टिस लॉ। देन आ जाता है हमारा आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सर्टेन राइट को रिगार्डिंग अ फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसकी प्रोविजन क्या है, ऑल सिटीजन शैल हैव अ राइट, सारे सिटीजन्स को ये राइट है। क्या, किस किस चीज़ के राइट है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आप पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, आप फॉर्म कर सकते हैं एसोसिएशन या यूनियन, आपकी इंडिया की पूरी टेरिटरी में फ्रीली मूव कर सकते हैं, आप इंडिया के किसी भी पार्ट में सेटल हो सकते हैं, आप कोई सा भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अलाउ करता है इंडिविजुअल को कि वो अपनी जो व्यूज़ हैं किसी डर के बगैर सामने रख सके। फ्रीडम ऑफ असेंबल एंड एसोसिएशन अलाउ करता है सिटीजन्स को कि वो गैदर हो सके, प्रोटेस्ट कर सके और उन्हें एम्पावर करता है कि वो अपने थॉट कलेक्टिवली कह सके। देन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड सेटलमेंट, ये पीपल को अलाउ करता है कि वो कहीं भी जा सके कंट्री में, वो एक फ्रीनेस फील कर सके। देन आता है फ्रीडम टू प्रैक्टिस प्रोफेशन, ये लिबर्टी देता है लोगों को कि वो कोई भी ऑक्यूपेशन को चूज़ कर सके। जैसे कि पहले ऐसा होता था कि ऑक्यूपेशन डिफाइन थी कि अगर आप पंडित हैं तो आप वेद ही पढ़ेंगे, बट इसकी हेल्प से अब आप कुछ भी कर सकते हैं, यू आर फ्री। देन
रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, जो फ्रीडम हमारे ये जो फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं ऑन अ ग्राउंड ऑफ सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ कंट्री। देन आ जाता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 आपको प्रोटेक्शन देता है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। ये कहता है नो पर्सन शेल बी डिप्राइव ऑफ हिज पर्सनल एंड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? राइट टू लाइफ एंड अ पर्सनल प्रॉपर्टी। आर्टिकल 21 गारंटी करता है कि नो इंडिविजुअल इज डिप्राइव ऑफ देयर पर्सनल लिबर्टी, मतलब कोई भी इंडिविजुअल की जो पर्सनल लिबर्टी है, प्राइवेसी, उस वो हैम्पर ना हो। दूसरा, ये इंटरप्रेट करता है इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाइफ का मतलब सिर्फ ये ही नहीं कि आपका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि लाइफ का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपका फिजिकल एक्सटेंड हो, बल्कि ये भी है कि आपके पास राइट हो कि आप डिग्निटी के साथ रह सको, आपके पास राइट टू एजुकेशन हो, हेल्थ, प्राइवेसी, क्लीन इन्वायरमेंट हो। दूसरा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री स्टेट एक्शन। ये ना एक इंसान को प्रोटेक्ट करता है कि उसे कोई भी आर्बिट्री एक्शन से प्रिवेंट करता है, मतलब कोई भी आके एकदम से आपको से अरेस्ट नहीं कर सकता, कि उनको अलाउड होता है कि पहले वो एक लीगल और फेयर प्रोसीजर को फॉलो करें। देन आता है एक्सटेंसिव स्कोप। सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सपेंड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 टू इंक्लूड द वेरियस राइट अंडर इट लाइक द राइट टू प्राइवेसी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है अभी फ़िलहाल में, ये जो आर्टिकल 21 था इसको और ज़्यादा एक्सपेंड करा है और राइट टू प्राइवेसी भी इसमें इंक्लूड करी है। और इसका एक लैंडमार्क जजमेंट था, दैट इज़ KS पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन केस। ये आप अच्छे से याद रख सको तो बहुत अच्छा है। आप कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ में अगर केस एंड सेक्शन आर्टिकल्स लिख कर आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देन फंडामेंटल टू ह्यूमन डिग्निटी। आर्टिकल 21 जो है वो अपहोल्ड करता है ह्यूमन डिग्निटी को, इंश्योर करके कि कोई भी डिप्राइव ना कर सके इसेंशियल राइट्स को विदाउट ड्यू प्रोसेस, मतलब कोई प्रोसेस के बगैर। ऐसा नहीं है कि आपके कोई भी राइट आके छीन ले। देन इज द प्रेम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? डिस्कस। येस, प्रेम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट्स नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ बट इट इज़ एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट जो आउटलाइन करता है कि क्या फंडामेंटल वैल्यूज़ है, ऑब्जेक्टिव और गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के। इंपॉर्टेंस एंड स्टेटस ऑफ प्रेम्बल। अब प्रेम्बल्स की क्या इंपॉर्टेंस है और क्या उसका स्टेटस है? इट इज़ नॉट जस्टिशिएबल पार्ट, मतलब ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। आप जाके कोर्ट में इसके लिए ये नहीं कह सकते कि प्रेम्बल का ये चीज़ नहीं हो रही है तो आपने केस कर दिया। इट not like that. It's not a part of fundamental duty or justiciable provision and cannot invoke in isolation of seeking legal remedies. मतलब ये fundamental right का कोई part भी नहीं है और ना ही ये legally enforceable है। दूसरा, source of interpretation। ये इन्फोर्सेबल नहीं है बट प्रेम्बल एक गाइडिंग लाइट है जो कि गाइड करता है जब कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है या कोई भी अगर लॉ है उसे इंटरप्रेट करने के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर या डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर भी स्टैब्लिश किया गया था। देन आता है रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल जो है वो डिक्लेयर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव क्या थे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि इंडिया एक सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट है, ये उस चीज़ को बताता है। ये अपहोल्ड करते हैं कि क्या आइडियल्स या फ्रेमवर्क रहा होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सब बताता है। ये एक्सप्रेस करता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो जस्टिस को, लिबर्टी को, इक्वलिटी को और फर्टिनिटी को प्रमोट करता है। गाइड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। प्रेम्बल जो है वो इन्फ्लुएंस करता है डिसीजंस को। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जितने भी डिसीजन होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है, एग्जामिन करता है। जब भी कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो ये देखा जाता है कि इससे कोई भी फंडामेंटल प्रिंसिपल पे तो इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। देन आ जाता है प्रोवाइड ए कॉन्स्टिट्यूशनल विजन। ये दिखाता है कि क्या इंस्पिरेशन थी पीपल की और ये प्रोवाइड करता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर का क्या विजन था। और आपको पता ही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर का जो विजन था वो क्या था, जस्टिस, इक्विटेबल सोसाइटी, एक ऐसी फिलॉसफी जहाँ पे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टिनिटी रहे, ठीक है। देन आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन अकाउंट ऑफ फेडरल सिस्टम इम्प्लिसिट इन अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फेडरल सिस्टम है उसके बारे में बताइए। तो सबको पता ही होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टैब्लिश किया है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, बट इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो पूरा फेडरल नहीं है, इट्स क्वासी फेडरल, क्योंकि इसके अंदर यूनिटरी एज वेल एज फेडरल दोनों के कुछ ना कुछ फीचर्स हैं। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आउटलाइन बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। मतलब ये कि जो इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बताया गया है कि वो हमारी जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, तो इसलिए ये फेडरल स्ट्रक्चर शो करता है। अब क्या क्या इसके फीचर्स हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। फेडरेशन का नेचर क्या है? डुअल पॉलिटी। डुअल पॉलिटी का मतलब है
कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने डुअल पॉलिटी क्रिएट की है, जिसके अंदर यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, और बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैव डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर। मतलब दोनों के पास अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर है, एक दूसरे के वो उस चीज़ में इंटरफेयर नहीं करते। क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर, इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो क्वासी फेडरल है, मतलब उसके अंदर यूनिटरी एज वेल एज फेडरेशन के दोनों के कुछ ना कुछ फीचर्स हैं। जैसे कि हमारी पावर तो डिवाइड है सेंट्रल स्टेट के बीच में, लेकिन हमारा जो स्टेट है वो हमारा जो सेंट्रल है वो ज़्यादा पावरफुल है। कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड इंडिया एज अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को एक सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की तरह बताया है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, हमारे यहाँ जो पावर है वो 3 लिस्ट में डिवाइडेड है, जो कि 7th शेड्यूल में डिफाइन है। पहला यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट वो लिस्ट है जिसके अंदर जितनी भी पावर यूनियन गवर्नमेंट को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखी है वो डिफाइन है, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर, रेलवे, एटॉमिक एनर्जी। स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट हमारी सेकेंड लिस्ट है, जिसके अंदर वो पावर डिफाइन है जो हमने स्टेट गवर्नमेंट को दे रखी है, जैसे कि हेल्थ, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट। कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो लिस्ट थर्ड है, इसके अंदर वो सारी पावर हैं जो बोथ यूनियन और स्टेट के पास हैं। लेकिन अगर कहीं भी ऐसा होता है कि यूनियन और स्टेट का मैटर एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो यूनियन का जो स्टेटमेंट होता है या फिर यूनियन का जो डिसीजन होता है वो सुप्रीम होता है, जैसे कि क्रिमिनल लॉ, एजुकेशन, मैरिज। Union list give the central government significant authority over national matters, while the state per list provide state the autonomy over the regional and local issues. देन आ जाता है रेजिडरी पावर। आर्टिकल 248 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द यूनियन गवर्नमेंट द पावर टू लेजिस्लेट ऑन अ रेजिडरी मेथड। जो भी हमारे सब्जेक्ट इन 3 लिस्ट में मेंशन नहीं है वो रेजिडरी मेथड है, और उन सब में डिसीजन लेने का जो हक है वो आर्टिकल 248 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनियन गवर्नमेंट को दिया है। रोल ऑफ प्रेसिडेंट, इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। आर्टिकल 356 बताता है क्या क्या पावर प्रेसिडेंट के पास है, जैसे कि उसके पास पावर है टू डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब इमरजेंसी का रूल लगा के प्रेसिडेंट कभी भी अगर उसे लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं तो वो इमरजेंसी रूल लगा सकता है और वहाँ पे डिसॉल्व कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर को। देन इंटर स्टेट रिलेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइड प्रोविजन फॉर अ पीसफुल रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट थ्रू द मैकेनिज्म थ्रू द इंटर स्टेट काउंसिल। आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है स्टेट्स के बीच में या फिर यूनियन एंड स्टेट के बीच में तो उसे किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा, मतलब जो इंडिया के पास 2 हाउस है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, मतलब राज्यसभा एंड लोकसभा, इसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें डिवाइडेड हैं। देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारी जो जुडिशरी है मतलब वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं या हाई कोर्ट के जो जज हैं वो इंडिपेंडेंट हैं और वो बिना किसी पार्शलिटी के डिसीजन देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, जिसके पास पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू भी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द नेचर ऑफ सेक्युलरिज्म इनहेरिटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको सबको पता है, मैंने पहले ही बताया है कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, तो मतलब इंडिया का कोई भी रिलीजन नहीं है, वो किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करती है, उसके लिए सारे रिलीजन इक्वल है, तो उसी चीज़ को हमें बताना है। सेकुलरिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग ऑल रिलीजन इम्पार्शली विदाउट गिविंग प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट टू एनीवन। सेम बात कही गई है कि इसका मतलब ये है कि सारे रिलीजन इक्वल हैं और वो किसी को भी प्रीफरेंस ट्रीटमेंट नहीं देंगे। देन क्या क्या की एक्सपेक्ट है, पहला नॉन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट रिलीजन। इसका मतलब ये है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी रिलीजन को एज एन स्टेट रिलीजन का दर्जा नहीं दिया गया है। मतलब इंडिया इज़ नॉट द थियोक्रेटिक स्टेट। थियोक्रेटिक का मतलब होता है जो किसी धर्म को प्रमोट करता है, जैसे कि पाकिस्तान वो एक इस्लामिक कंट्री है तो वो एक थियोक्रेटिक कंट्री है, बट इंडिया इज़ नॉट अ थियोक्रेटिक कंट्री। आर्टिकल 25 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी ग्रांट करता है, जिससे के हिसाब से कोई भी इंडिविजुअल अपने कोई से भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है और प्रोपगेट कर सकता है। देन रिलीजियस फ्रीडम एंड इक्विटी, आर्टिकल 25 से 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, फ्रीडम टू प्रैक्टिस प्रोपगेट रिलीजन एंड फ्रीडम टू मैनेज अ रिलीजियस अफेयर प्रोवाइड करता है। जो मैंने आपको ऊपर भी पढ़ाए थे, इसका मतलब यही है कि आप अपने इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी इस्टेब्लिश कर सकते हो अपने धर्म को पढ़ाने के लिए, और कोई भी स्टेट जो है वो टैक्सेस पे करने को नहीं कहेगा रिलीजियस पर्पस के लिए। और ये इंश्योर करता है, ये चीज़ भी इंश्योर करता है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे कोई भी रिलीजियस टीचिंग ना हो।
देन स्टेट न्यूट्रलिटी टुवर्ड द रिलीजियस, स्टेट जो है वो इंटरफेयर नहीं करता रिलीजियस मैटर में जब तक बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं हो। जैसे कि एक इशू था ट्रिपल तलाक का, वहाँ पे वुमेंस का इशू था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, तभी स्टेट ने उस चीज़ में इंटरफेयर किया, वरना वो रिलीजियस मैटर था, वहाँ पे स्टेट ने इंटरफेयर नहीं किया। स्टेट का जो रोल है वो न्यूट्रल ही रहता है, वो किसी भी चीज़ को किसी भी रिलीजन में फालतू में इंटरफेयर नहीं करता है, ठीक है। देन पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है ना वो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है और अकोमोडेटिव सेक्युलरिज्म है, जहाँ पे वो न्यूट्रलिटी ही मेंटेन नहीं करता बल्कि एक ऐसे इन्वायरमेंट को प्रमोट करता है जहाँ पे एक धर्म दूसरे धर्म के लोगों को टॉलरेट कर सके और इंक्लूजन कर सके। जैसे कि आप अभी बहुत सारे कंट्रीज़ देख रहे होंगे, आप पाकिस्तान का ही एग्जाम्पल ले लो, अफगानिस्तान का एग्जाम्पल ले लो, वहाँ पर ऐसा देखने में आया है कि मुस्लिम डोमिनेटिंग कंट्री है तो हिंदुओं को वहाँ पर परेशानी हो रही है, बट यहाँ हमारा इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर एक टॉलरिज्म भी प्रमोट किया जाता है कि सारे धर्म जो हैं वो एक दूसरे के साथ रहें। देन स्टेट में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, स्टेट में एंगेज विद रिलीजियस कम्युनिटी टू इंश्योर द सोसाइटल जस्टिस, यहाँ पे ये कहा गया है कि सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए जो रिलीजियस कम्युनिटी के साथ स्टेट इंगेज हो सकता है, जैसे कि स्पेशल प्रोविजंस दी गई हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी को ताकि उनका कल्चर, उनका रिलीजन, उनका एजुकेशनल राइट कोई भी छीने ना, ठीक है। कल्चर राइट ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी, आर्टिकल 29 और 30 ये प्रोवाइड करता है राइट टू कल्चर एंड एजुकेशनल माइनॉरिटी, ताकि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट कर सके और प्रिजर्व कर सके। स्टेट इंटरवेंशन इन रिलीजियस अफेयर, देखो मैंने अभी बोला कि स्टेट फालतू में किसी भी रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि फालतू में किसी भी चीज़ में कूद गया हो, बट कुछ इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि अनटचनेबिलिटी का इशू है, वो रिलीजियस ग्राउंड पे लोगों ने जस्टिफाई कर रखा था, बट वो डिस्क्रिमिनेशन था, उसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही थी, तो तब स्टेट ने उसमें इंटरफेयर किया। वुमेन राइट्स इक्वलिटी की अगर कहीं बात आ जाती है तब स्टेट इंटरफेयर करता है। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा ये ध्यान देता है कि जो सारे रिलीजन की कम्युनिटी है उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। हर एक सिटीज़न को गवर्नमेंट, सेंट्रल, एजुकेशन कुछ में भी हो, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। ऐसा नहीं कि अगर ये हिंदू है तो इसको हम ज़्यादा प्रोविजंस दे देंगे, उसको एकदम से भर्ती मिल जाएगी, ये मुस्लिम है तो इसको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता। देन जुडिशियल ओवरसाइट, जुडिशरी एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि सेक्युलरिज्म रहे इंडिया के अंदर। कोर्ट फ्रिक्वेंटली इंटरवेन टू प्रिवेंट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन मार्जिनलाइज फॉर ऑफ एनी रिलीजन। कोर्ट कई बार ऐसा देखा गया है कि कहीं भी अगर जो मार्जिनलाइज्ड रिलीजन है या एक छोटा रिलीजन है उसमें कोई दिक्कत आती है, उनको डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश की जाती है, तो कोर्ट उसमें एकदम से आ जाता है, जैसे कि सबरीमाला केस एंड ट्रिपल तलाक केस। देन आता है सेक्युलरिज्म इन गवर्नेंस, सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द स्टेट इज एविडेंट ऑन हाउ द गवर्नमेंट ऑपरेट, रिलीजियस बिलीफ डू नॉट इन्फ्लुएंस द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। आप ये भी देख सकते हैं कि इंडिया का जो सेकुलरिज्म है वो इस चीज़ में भी दिखता है कि किस तरीके से इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो रूल करती है। यहाँ पे जितनी भी पॉलिसी या गवर्नेंस है कंट्री की, उसमें किसी भी तरीके का रिलीजियस बिलीफ का इंटरफेरेंस नहीं होता, और इवन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल कैंडिडेट डायरेक्टली रिलीजियस के बेसिस पे वोट वगैरह भी नहीं मांग सकता है। देन आ जाता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A में डिफ़ाइन किया गया है, ए से लेके के तक। फंडामेंटल ड्यूटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है 51 आर्टिकल 51A में, अंडर द पार्ट 4A। दे आर सेट फॉर मॉरल ऑब्लिगेशन दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू ऑब्जर्व। ठीक है, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू इसमें ऐड की गई है। फंडामेंटल राइट की तरह फंडामेंटल ड्यूटी जस्टिसेबल नहीं है, मतलब अगर फंडामेंटल ड्यूटी कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके लिए आप कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते, दे आर वॉलेंट्री इन नेचर। अब आ जाता है पहली हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की लिस्ट पे। देखो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जो लिस्ट है उसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने डिफ़ाइन करी हुई है, हमने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने डिफ़ाइन करी हुई है। पहला है टू अबेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करो, उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करो और डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को सपोर्ट करो। दूसरा, चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडिया दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, आपको अपहोल्ड करनी है वैल्यूज़ को और सेक्रीफाइस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कितने लोगों ने सेक्रीफाइस किया है फ्रीडम स्ट्रगल को, तो आप उस चीज़ को अपहोल्ड करके रखें अपने अंदर।
uphold and promote the sovereignty, unity and integrity of India. Citizens must work to safeguard the Indian sovereignty, national integrity and unity. मतलब जो नेशन की सोवर्निटी है, सोवर्निटी मतलब कोई और उस पर रूल ना कर सके, नेशन की इंटीग्रिटी और यूनिटी के लिए सिटीजन्स को काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दंगे फसाद करा रहे हो बेफालतू के, ऐसा नहीं। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। इसका मतलब ये है कि अगर कभी भी नेशन को ज़रूरत पड़ती है कंट्री को डिफेंड करने के लिए दूसरे एक्सटर्नल एग्रेशन से या फिर इंटरनल थ्रेट से, तो आपको उसमें हेल्प करनी है, चाहे आप इसे आर्म फोर्स ज्वाइन करके करें या किसी और नेशनल सर्विस के थ्रू करें। टू प्रमोट हार्मनी एंड रिस्पेक्ट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, मतलब आपको फर्टिनिटी वाला प्रिंसिपल अपहोल्ड करना है, मतलब भाईचारे की भावना रखनी है अपने अंदर, इर्रेस्पेक्ट ऑफ द कास्ट, कलर, जेंडर और रीजन। दूसरा, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर। हमारा जो कल्चर है इंडिया का वो सबको पता है बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, तो यहाँ पे कहा गया है कि आपको अपने डाइवर्स कल्चर की रिस्पेक्ट करनी है, प्रमोट करना है और अपने कल्चर हेरिटेज को प्रोटेक्ट करके लिखना है। ऐसा नहीं कि किसी किले पे गए तो उस पर किलम काटी करके आ गए, ऐसा कुछ नहीं। देन टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। आपका जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हो, आप उस इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो, कंजर्व करो, सस्टेनेबल यूज़ करो उसका। देन आता है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ये इनकरेज करता है सिटीजन्स को कि वो एक रेशनल इंक्लूसिव माइंडसेट को रखें, साइंटिफिक रिसर्च करें, सोशल रिफॉर्म्स लेके आए जिससे ह्यूमन का वेलफेयर हो। टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अवॉइड द वायलेंस, मतलब आपको पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट करना है और किसी भी तरीके का दंगा फसाद नहीं करना है। टू स्ट्राइव टूवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। ये सिटीजन्स की ड्यूटी है कि वो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा करें और कंट्रीब्यूट करें टुवर्ड द वेलफेयर ऑफ द नेशन एंड द सोसाइटी। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14। ये ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिटीज़न की, वो इंश्योर करें कि जो भी बच्चे हैं 6 से 14 एज के उनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिले ताकि हमारे नेशन का जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो सके। सो इसी के साथ आपका पूरा ये ख़त्म होता है। आप इस कंटेंट को पढ़ लीजिएगा। पार्ट 1 मैंने बना दिया था, ये पार्ट 2 है, अच्छे से दोनों को देख लीजिएगा। इसके अलावा आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे से अपने आंसर्स लिख के आ जाएंगे। एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें।